क्या है स्कोर बोर्ड? चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का आखिरी टॉपिक, वो है एजेंसी। हमने स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले पढ़ा इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है जी। फिर क्या पढ़ा? बेलमेंट एंड प्लेज, और कुछ पढ़ा था बीच में? और फिर क्या पढ़ा? एक पार्ट बीच में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की बातें पढ़ ली। अब क्या है? एजेंसी, ठीक है जी। एजेंसी, मान लीजिए कि दिल्ली में मिस्टर एक्स जो हैं अपना काफी बड़ा बिजनेस करते हैं। इनके पास कस्टमर मुंबई से बहुत आते हैं। इन्होंने सोचा यार अगर मुंबई में अपनी कोई सेल होनी शुरू हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। अब या तो मुंबई जाके खुद बेचे, या तो पर्सन काम खुद करेगा, या वही काम किसी और के थ्रू करवाएगा। तो जब एक पर्सन कभी दूसरे पर्सन के थ्रू ये काम कराए तो ये पर्सन जो है उसका एजेंट कहलाएगा, और ये पर्सन जो है प्रिंसिपल कहलाएगा। मिस्टर एक्स ने वाई को अपॉइंट कर दिया कि आप अब मेरे एजेंट बनकर मेरा ही भेजा हुआ सामान, जैसे आपने सीपीटी में कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ा था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स में ये कंसाइनर जो है गुड्स भेजता है कंसाइनी को, ठीक बात है कि नहीं? और जब ये गुड्स भेजता था, रिसीव करने की कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करता था, याद है कि नहीं? क्यों नहीं करता था भाई? ये जब गुड्स भेजता था तो ये करता था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन उन्हीं गुड्स को रिसीव करने की वाई कोई एंट्री पास नहीं करता था। वजह? क्योंकि वाई की ओनरशिप नहीं है इन गुड्स पर। ओनर कौन है? एक्स। इसका मतलब मिस्टर एक्स जो है वो इन गुड्स के ओनर हैं, और वो अपनी गुड्स का पोजेशन क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? पोजेशन किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? अपने एजेंट को। और इस पोजेशन को ट्रांसफर करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के बिहाफ पर ये सामान बेचेंगे, गुड्स की सेल करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ हुम? ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। कौन है प्रिंसिपल? मिस्टर एक्स। अब ये जो सेल की जाएगी किसे की जाएगी? थर्ड पार्टीज को, हां या ना? मान लीजिए इन्होंने जेड को सामान बेचा, और वो कौन है? थर्ड पार्टी। लेकिन ध्यान रखिए ये जो मिस्टर वाई हैं इन गुड्स की सेल के साथ साथ और क्या कर सकते हैं? गुड्स की परचेज भी कर सकते हैं। मर्केंटाइल एजेंट है ये, और क्या कर सकता है? इन्हीं गुड्स को प्लेज भी कर सकता है, इन्हीं गुड्स को आगे किसी और को कंसाइन भी कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट है अगर तो ये काम कर पाएगा। एजेंट हमारे कई तरह के होते हैं, लेकिन मर्केंटाइल एजेंट जो बिजनेस करे, तो अभी हम थोड़ी देर में तरह तरह के एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वाई ने इन गुड्स को मान लीजिए सेल किया थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? वाई को इस काम का पैसा देगी। मान लीजिए 10,000 रुपए की सेल की गई है,
ठीक बात है कि नहीं? 10,000 रुपए की सेल, ये कैश जो जेड ने वाई को दिया। अब ये बताइए कि कैश आखिरकार है किसका? ये 10,000 रुपए मिस्टर एक्स के हैं। वाई क्या करेगा? वाई कंसाइनमेंट की सारी कहानी दोहराएगा। वो कहेगा जी कि जो मेरे पास ये रेवेन्यू आया है सेल से, इस रेवेन्यू में से मैं अपने एक्सपेंसेस, अपनी कमीशन, ठीक बात है कि नहीं, ये माइनस करेगा। और जो खर्चे अलाउड हैं, कई बार एडवांसेस भी दे चुका होता है, तो वो एडवांसेस भी माइनस करता था। ठीक बात है कि नहीं? और बचा हुआ हिस्सा हम कहते थे नेट रेमिटेंस, याद है कि नहीं? क्या बोलते थे? नेट रेमिटेंस। और ये पैसा नेट रेमिटेंस किसको दे देगा? ये पैसा भेज दिया जाएगा अपने प्रिंसिपल के पास कि जी ये बचा हुआ पैसा है, ले लो। ऐसा ही तो होता था। अब जितने खर्चे इसने कर दिए, खर्चे कौन बियर कर रहा है? एक्चुअली एक्स बियर कर रहा है। अब ये तो भाई कैश सेल थी, कैश सेल, ये कहानी थी कैश सेल की। ये बताइए कि वाई ने जब ये एक्स का सामान जेड को बेचा, तो क्या जेड इसका ओनर बना या नहीं बना? लेकिन आपको याद है, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, बट ये उसकी एक्सेप्शन है। हमने एक्सेप्शन भी तो बहुत पढ़ी थी इसकी। तो अगर मिस्टर वाई एज एन एजेंट ये गुड्स थर्ड पार्टी को भेजते हैं, तो वैलिड टाइटल ट्रांसफर करेंगे। कैसे? वाई ट्रांसफर्स अ बेटर टाइटल टू मिस्टर हुम, क्या नाम है? टू मिस्टर, टू जेड। कब? कौन से केसेस में? एक्ट डन बाय वाई इज इन हिज अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी में किया गया एक्ट होना चाहिए। और नंबर 2, इट शुड बी डन इन गुड फेथ। अगर ये काम किया गया है तो वाई इसको बेटर टाइटल ट्रांसफर करेगा, चाहे ये उसका ओनर खुद नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लीजिए कि जेड ने ये जो कैश सेल की है, चलिए कोई नंबर किसी और का बना देते हैं, मिस्टर एम बना देते हैं। वाई ने एम को जो सेल की, क्रेडिट सेल की, पैसा अभी आया नहीं। अगर ये पैसा ना आए, यानी इफ एम डज नॉट पेज फॉर द गुड्स, डज नॉट पे फॉर द गुड्स, गुड्स के लिए पे नहीं करता, तो जरा बताइए कि ये नुकसान कौन बियर करेगा? अब सवाल यह आता है कि भाई ओनरशिप किसकी है? सिंपल सी बात है, हमें तो रूल छोटा सा मालूम है, रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप। तो अगर एम ने पैसा न दिया, यानी ये हो गए बैड डेट्स, तो हम तो सिंपल सी बात बोलेंगे कि भाई रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप। ठीक बात है कि नहीं? रिस्क तो ओनरशिप जिसकी होगी वही फॉलो करेगा, वही बियर करेगा। यानी ये लॉस ड्यू टू बैड डेट्स है, बियर करेगा कौन? एक्स। रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, तो इसका मतलब बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय whom? बोर्न बाय
ओनर, और ओनर कौन है? ओनर है मिस्टर एक्स। लेकिन अगर ऐसी कहानी चलती रही, हां जी, अगर ऐसी कहानी चलती रही तो मिस्टर वाई बोलेंगे यार ये तो बड़ी मजेदार बात है, कितना मजा आ गया, मैंने माल बेचा, इसने पैसा दिया नहीं और बियर करना पड़ेगा एक्स को, तो ठीक है, फिर हम भी दिमाग चलाते हैं। इसने किसी पर्सन से कहा कि भाई तुम मुझसे सामान खरीदो, हम दोनों अपनी मिली भगत कर लेते हैं और जो सामान तुम खरीदोगे उसका पैसा मत देना, बियर करेंगे मिस्टर एक्स, आधी गुड्स तुम्हारी आधी मेरी। अब ऐसी टेंडेंसी से बचने के लिए क्या किया जाए? अब ऐसी कहानी जब शुरू हुई तो मिस्टर एक्स को तो पता लगेगा ही लगेगा। एक्स कहेंगे यार क्या किया जाए? एक्स ने कहा मिस्टर वाई जरा इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं एक स्कीम लेकर आया हूं, तुम्हें मैं कई तरह की कमीशन देता हूं, ऑर्डिनरी भी देता हूं, सरप्लस कमीशन भी देता हूं, याद होंगी ये दोनों। तो इसने कहा जी जो कमीशन आपको मैं देता हूं वो आपको ऑर्डिनरी नेचर की मिलती है, और कौन से नेचर की कमीशन मिलती है? ऑर्डिनरी, और दूसरी मिलती है सरप्लस, यानी ओवरराइडिंग कमीशन। क्या कहलाती है ये? ओवरराइडिंग कमीशन। आज के बाद मैं तुम्हें खुश होकर दूसरी भी कमीशन एक और देता हूं, तीसरी कमीशन, और उसका नाम है डेल क्रेडियर कमीशन। कैसी कमीशन? डेल क्रेडियर कमीशन। खुश हो गया बेचारा भाई, उसे यह नहीं पता कि अब अगला बाउंसर आने वाला है। डेल क्रेडियर कमीशन जो है वो दे तो दी वाई को, खुश तो कर दिया, लेकिन ये कह दिया कि अगर इस केस में कोई बैड डेट्स आए तो भैया नुकसान कौन बियर करेगा? तुम। मैं इस नुकसान को बियर नहीं करूंगा। यानी बैड डेट्स के केसेस में दो बातें चेक कर ली जाए। अगर डेल क्रेडियर कमीशन इज नॉट अलाउड तो कौन बियर करेगा? कौन बियर करेगा? ओनर, क्योंकि रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप। लेकिन अगर दूसरे केस में क्या कर दिया जाए, डीसी डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ कर दी जाए, तो क्या किया जाएगा? जरा बताइए, कौन बियर करेगा इस लॉस को? तो ऐसे केस में लॉस विल बी बोर्न बाय वाई, यानी कि एजेंट। बात समझ आई कि नहीं? तो यह है सारी एजेंसी की कहानी। अब मान लीजिए कि मिस्टर एम ने, जिसने कि ये पैसा नहीं दिया, इसके खिलाफ केस दायर करना है। बताइए केस दायर करेगा कौन? एक्स केस फाइल करने आ गया एम के खिलाफ कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करता हूं, और एम ने कहा भाई तुम कौन होते हो केस फाइल करने वाले? मेरा और वाई का तो एग्रीमेंट हुआ था, तुम कहां से टपक पड़े? तुम कैसे केस फाइल कर सकते हो? एक्स ने बोला पहली बात तो यह कि एक्ट मेरी अथॉरिटी के अंदर रहकर किया गया था, गुड फेथ में किया गया था, एंड इट वॉज डन इन माई नेम। Act is done in the name of principal. इसीलिए मैं पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद, एक और आपको याद आ गया सीबीडी का केस, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है कि नहीं? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट, उसकी भी एक एक्सेप्शन थी, हाँ या ना? उसकी एक एक्सेप्शन थी कि यहां पर मिस्टर एक्स जो है, हालांकि कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी केस फाइल कर रहे हैं। वाई? बिकॉज एजेंट के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट
प्रिंसिपल के नाम से वैलिड माना जाता है। यानी एक्स जो है अब एम के अगेंस्ट अपने नाम से केस फाइल कर सकते हैं। यानी एक्स क्या कहेगा, ऑल्दो देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन हुम, बिटवीन एक्स एंड जेड, सॉरी एम, बिटवीन एक्स एंड एम, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट ये क्या है, दिस केस इज एन एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, उसका रीजन ये लिखा है। ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में एजेंट के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड माने जाएंगे। ठीक है जी, आइए अब जरा पढ़ना शुरू करें। देखते हैं हमने कितनी बातें कवर कर ली। वाई एम के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ये पूछना चाहते हैं आप? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि जिस पर्सन की ओनरशिप नहीं होती वो केस फाइल नहीं कर सकता। अच्छा, इन केस एम भी किसी को मर्केंटाइल एजेंट है तो जी, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी बता दिया है, 288 फॉर 5। कोई बात नहीं, इंडिया जीत जाएगी। अब जो है मैच की बातें करेंगे क्लास के बाद। ठीक है जी, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ओनर ही केस फाइल करेगा। ठीक बात है कि नहीं? ओनर केस फाइल करेगा यहां पर। अब जब इस एजेंट को बनाने की बारी आई थी ना, एक्स ने सोचा भाई एक माइनर को मैं एजेंट बना देता हूं, माइनर को एजेंट, और माइनर थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करके आएगा और बाद में मैं बोल दूंगा जी पैसा लेके हम सामान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। तो माइनर के थ्रू जो है थर्ड पार्टी से एडवांस ले लेते हैं और गुड्स देंगे नहीं। कितना बढ़िया काम है, हाँ या ना? और आपको याद होगा कि वैसे माइनर अगर खुद ये काम करे विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट तब तो माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर माइनर किसी का एजेंट बन के काम करे तो माइनर तो फिर भी लायबल नहीं है, लेकिन कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। इसका मतलब एक माइनर एजेंट हो सकता है, एक माइनर एजेंट हो सकता है, यानी एक माइनर इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। और इसने अगर सेल कर दी तो क्या कमीशन ले पाएगा अपनी? माइनर को बेनिफिट जो है जो मर्जी दे दो, लायबिलिटी उसकी कोई नहीं होगी। ये कहेगा जी मैंने सेल करी है, ओके मिस्टर एक्स जरा कमीशन दे दो इनको। माइनर कहेगा जी जरा वो जो आपका सामान था ना वो तो सारा खराब हो गया, वो सब टूट फूट गया मेरी गलती से, जरा तो माफ कर दो। वो कहेगा पैसा लूंगा मैं तुमसे, क्या कंपनसेशन मांग सकता है? तो माइनर की लायबिलिटी नहीं है कोई, और अपने काम की कमीशन जरूर ले लेगा ये। चलो, क्या माइनर प्रिंसिपल बन सकता है? सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारा एजेंट माइनर हो सकता है तो प्रिंसिपल माइनर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं? क्यों नहीं हो सकता भाई? माइनर की कभी लायबिलिटी होती नहीं और प्रिंसिपल हमेशा अपने एजेंट के किए गए काम के लिए लायबल होता है। इसीलिए दिस प्रिंसिपल कैन नेवर बी इनकॉम्पिटेंट।
तो प्रिंसिपल कैन नेवर बी इनकॉम्पिटेंट बट माइनर कैन बी। ठीक बात है कि नहीं? चलिए अब जरा पेज नंबर 196 पर आ जाइए। आइए फटाफट से पढ़ें मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और बाद में आप लिखना शुरू करिएगा। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, competent to enter into a contract may do so either by himself or through another person। भाई काम या तो खुद करोगे या किसी के थ्रू करोगे। when he contracts through another person, that another person is called an agent and this creates a contract of agency। definition of agent and principal, आपको याद होगा सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने एक रूल पढ़ा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। एजेंसी, इन एजेंसी देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, यानी अगर मिस्टर एक्स ने वाई को अपना एजेंट बना दिया तो मिस्टर एक्स बोलेंगे जी मैंने तो आपके लिए काम कर दिया, अब आप भी तो मुझे कुछ दो। वाई को एजेंट बनाने पर एक्स कोई भी कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। इज दिस वेरी क्लियर? क्योंकि एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक बात है या नहीं? चलिए आइए पढ़े, डेफिनेशन पढ़ते हैं। एजेंट, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज। क्या क्या? एन एजेंट इज अ पर्सन, आगे क्या लिखा है? हु इज डूइंग व्हाट? एनी एक्ट फॉर अनदर। अनदर पर्सन कौन है? ये प्रिंसिपल। और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज अ पर्सन फॉर whom such act is done, यानी मिस्टर एक्स, or who is so represented is called the principal। एजेंसी क्या है? The contract which creates the relationship of principal and agent is called an agency। चलिए आगे चलते हैं। Salient features of agency, प्रिंसिपल अपने एजेंट के किए गए हर लॉफुल काम के लिए लायबल माना जाएगा। आइए पढ़ें। The principal is liable for all lawful acts of the agent which are within the authority of the agent। Thus, the contracts entered into by agent on behalf of his principal have the same effect as if these contracts were made by the principal। यानी इसके द्वारा किए गए वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कि मिस्टर एक्स ने खुद किए हों। ठीक बात है कि नहीं? और इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक्स भी लायबल माना जाएगा और ये थर्ड पार्टीज भी लायबल मानी जाएंगी। ठीक बात है कि नहीं? एमबी कौन है? थर्ड पार्टी। ओके। सेकेंड, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। A contract of agency requires no consideration. Thus, relationship of agency need not be supported by consideration। ये तो पुरानी बात है। अगली बात, principal should be competent और agent need not be competent। ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं, जरा रीडिंग कर लीजिए इसकी, ध्यान से पढ़िएगा।
जरा लेट्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, क्या आंसर होना चाहिए इसका। माइनर को सौंपा गया एक काम कि भाई मेरी एक वॉच बेच देना, कम से कम 700 रुपए में बिकनी चाहिए। एम जो कि माइनर था उसने डी को ये 350 रुपए में बेच दी, 350 रुपीज में। क्या ये सेल वैलिड है? वैलिड है, ठीक बात है, लेकिन आप बताएंगे क्या? ए ने माइनर को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया और माइनर कैन बी एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन। ये जो ऊपर आपने बात लिखी है कि माइनर नीड एजेंट नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट, वो सेम बात आपने इस पर्टिकुलर केस स्टडी में लिखनी है। इज दिस वेरी क्लियर? तो ऊपर के जितने पॉइंट्स है वो सब यहां पर आने चाहिए। फिर आप बताएंगे कि इस केस के बेसिस पर मिस्टर ए इस काम के लिए लायबल माने जाएंगे, क्योंकि माइनर जो उनके बिहाफ पर काम करेगा उस केस की लायबिलिटी किस पर आएगी? प्रिंसिपल पर आएगी। जो 5 मार्क्स होते हैं वो उनका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड्स में देना होता है? अब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जी आपके मार्क्स की बेसिस पर कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं होती है। आप कभी भी चीज अननेसेसरी नहीं लिखेंगे, जो पार्ट नेसेसरी है उतना ही लिखना है आपने। चाहे वो मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखना, कंक्लूजन लिखना है, इससे मिलता जुलता आप एक आंसर बनाएंगे। इतना सा पोर्शन लिखने पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स इट। इट डज नॉट मीन कि आपको 5 मार्क्स के लिए 1-2 पेज लिखने हैं। आपने बस रेलेवेंट पोर्शन लिखना है जितना जरूरी है, आपको फालतू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना इस बुक में दिया गया है मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस बुक इज नॉट अ टेक्स्ट बुक। ये वही है, वही नोट्स हैं जो कि आपको आंसर के रूप में लिख कर आने हैं। इसमें ना फालतू बातें लिखी हैं ना कम बात लिखी है, इतना पोर्शन ही आपको लिखना है। इज दिस वेरी क्लियर? चलिए आगे चलें। कैसे एक एजेंसी बनाई जाती है? मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी। सबसे पहला पॉइंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के द्वारा। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब या तो वर्ड्स रिटन होंगे या स्पोकन होंगे, दोनों की बातचीत हो गई, एक्स ने वाई को अपॉइंट कर दिया और बन गए एजेंट। ठीक बात है कि नहीं? देखिए, इसको शुरू करने से पहले ना एक बात इंश्योर कर लीजिए कि आपने सब बातें लिख ली हैं। कितने लोगों ने नहीं लिखा अभी तक? ये जरा जल्दी से लिखिए, 2-3 मिनट का आपके पास समय है, फटाफट लिखिए, क्योंकि बाकी बची हुई चीजों के लिए मुझे बोर्ड पर लिखने की जरूरत पड़ेगी। जरा जल्दी लिखिएगा।
कम से कम ये लेफ्ट वाला पोर्शन लिख लीजिए, बाकी मैं उसे छोड़ दूंगा। चलें आगे। ओके, पहला जो तरीका था वो क्या था? एक्सप्रेस एग्रीमेंट से अपना एजेंट बना लेना, और दूसरा क्या है? इंप्लाइड एग्रीमेंट। इंप्लाइड का मतलब क्या होता था? बाय कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टीज। अब बाय एक्ट और कंडक्ट का मतलब क्या है? देखिए, एजेंसी बाय एस्टॉपल की बात हम करने जा रहे हैं। एजेंसी बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। हमने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपल पढ़ा था, याद है या नहीं? तो इसी तरह से वो पर्सन आपका एजेंट भी बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि मिस्टर एम मिस्टर एन से बातचीत कर रहे हैं, इनके साथ मिस्टर एल एम एन को यह बताता है एल के बारे में कि मिस्टर एल इज माई एजेंट। एम ने एन से क्या कहा? मिस्टर एल इज माई एजेंट, यानी ये मेरे बिहाफ पर काम करेंगे। अगर ये वर्ड्स कह दिए गए कि मिस्टर एल मेरे बिहाफ पर काम करेंगे, इसका मतलब ये कि ये हो गए प्रिंसिपल। हालांकि अभी तक प्रिंसिपल और एजेंट की कोई रिलेशनशिप थी ही नहीं, और मिस्टर एल देखते हैं भाई मुझे इन्होंने एजेंट बना दिया है, लेकिन मिस्टर एल चुप रहते हैं। मिस्टर एल डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। अगर मिस्टर एल मिस्टर एम की बात का ओपोजिशन नहीं करते, तो मिस्टर एन क्या प्रिज्यूम करें? मिस्टर एन कैन प्रिज्यूम दैट मिस्टर एल एज एजेंट ऑफ मिस्टर एम। अब बाद में अगर मिस्टर एम मिस्टर एन से कहें कि भाई हमारी तो कोई रिलेशनशिप थी नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, नाउ मिस्टर एम विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग दिस। वो ये नहीं कह सकता कि मिस्टर एल के पास ये काम करने की अथॉरिटी। दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय एस्टॉपल। क्या कहलाती है? एजेंसी बाय एस्टॉपल।
if Mr. M denies that L is not his agent, then M will be stopped from denying M will be stopped from denying L's agency, यानी मिस्टर एल की एजेंसी को अब ये डिनाई नहीं कर सकते. इज दिस वेरी क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय एस्टॉपल. ये है पॉइंट नंबर 1. चले आगे. अगर ये रिवर्स होता, यानी मिस्टर एम चुपचाप बैठे होते और एल कहता कि जी मिस्टर एम मेरे प्रिंसिपल हैं, रिवर्स होता ये केस, और मिस्टर एम चुपचाप बैठे रहते, तो एन क्या प्रिज्यूम कर सकता था? दैट मिस्टर एल इज एजेंट एंड मिस्टर एम इज प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर एल. यहां पर भी एम ने ऑब्जेक्ट नहीं किया. इन दैट केस ऑल्सो एल कैन नॉट डिनाई हिज एजेंसी. He will be treated as Mr. M's agent. That means he will be held as agent of Mr. M. This is called agency by holding out. ठीक बात है? ये पार्ट रब कर दिया जाए. बाकी दूसरे सेंटर पर बैठे लोगों ने लिख लिया होगा आई सपोज. जरा बता दीजिए. मैच का स्कोर ही देखते हैं बस, ये वैसे जवाब नहीं देते. लेटेस्ट मैं बता देता हूं, 20 पर 3 आउट है. चलिए थोड़ा सा एजेंसी बाय होल्डिंग आउट की बात कर ली जाए. इसमें क्या होगा? मिस्टर एल कहेंगे किससे? मिस्टर एन से, दैट Mr. M is my principal. कि वो मेरे प्रिंसिपल है और मैं उनका एजेंट. और यहां पर N कैन प्रिज्यूम दैट मिस्टर M is principal of L. Now Mr. L cannot deny his agency. ठीक है जी. ही कैन नॉट डिनाई हिज एजेंसी. ठीक है जी. ही विल बी हेल्ड एज एजेंट ऑफ whom? L will be held as agent of Mr. M. This is called agency by
होल्डिंग आउट। इन दोनों बातों में एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये वर्ड्स कहते हुए कि मिस्टर एल इज माई एजेंट या मिस्टर एम इज माई प्रिंसिपल, एक्चुअली प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक बात है कि नहीं? जब ये वर्ड्स मिस्टर एन से कहे गए उस समय देयर वॉज नो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन एम एंड एल। चले आगे। अब ये बात आप पढ़ लेंगे। हम अगला टॉपिक शुरू करें। इसका अगला पॉइंट इनफैक्ट एजेंसी बाय नेसेसिटी की बात की जाएगी। ये पोर्शन सबने लिख लिया? जरा जल्दी लिखेगा। Next is agency by necessity. Agency by necessity. ये है हमारे शर्मा परिवार की कहानी। शर्मा जी बड़ी खुशी खुशी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते थे और इनके प्यारे पड़ोसी वर्मा परिवार। और ये की चोटी है इनकी। अब जो है इनका एक छोटा सा बेटा शर्मा जी और शर्मा जी की वाइफ ने जो है बहुत ही जरूरी मैरिज में जाना था। आउट स्टेशन मैरिज थी और इस मैरिज में जाना था 2 हफ्तों के लिए। तो उन्होंने कहा जी प्यारे वर्मा जी आप एक काम करें, हमारे ये जो 2 बच्चे हैं ना जरा इनको 2 हफ्ते तक अपने साथ रख लें, संभाल लीजिएगा। और इन 2 बच्चों को वर्मा जी के घर छोड़ के ये चले गए मैरिज पे। इसके पीछे जो है जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक नोटिस आ जाता है। किनके घर? शर्मा जी के घर नोटिस आ गया कि विद इन 2 डेज अगर आपने अपने बिल का भुगतान नहीं किया तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद इन 2 डेज पे योर ड्यूज एल्स connection will be else connection will be discontinued or cut।
अब ये जब नोटिस वर्मा जी के पास वो देकर गया, देखा जी शर्मा जी के यहां तो ताला लगा है, वर्मा जी के घर पहुंचे और पता लगा 2 दिन में पेमेंट ना हुई तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब पड़ोसियों के घर दे जाते हैं ना वो कि जी जब शर्मा जी आए तो उनको ये नोटिस दे दीजिएगा। अब वर्मा जी के घर उनके शर्मा जी के जो बच्चे थे कहते जी अंकल अंकल हमारे घर की बिजली जो है कटने से बचाओ। अब वर्मा जी बेचारे मरते क्या ना करते कि भाई पड़ोसी की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे पिताजी को फोन लगाता हूं, मैं पूछ लेता हूं उनसे क्या करना है। फोन लगाया, पता लगा जी ये तो फोन जो है घर छोड़ के गए थे, रोमिंग ना लगे। अब उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया। आखिरकार हार के वर्मा जी ने पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ शर्मा जी। अब ये पेमेंट कर दी गई। बाद में जब शर्मा परिवार पहुंचा और शर्मा जी पहुंचे और कहा जी धन्यवाद मिस्टर वर्मा, आपने हमारे बच्चों का ख्याल रखा, और वर्मा जी ने उन्हें बताई सारी कहानी। कहते जी आपसे कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाया तो मैंने अपनी जेब से ही पैसे पे कर दिए, अब आप जरा मेरे पैसे रीइंबर्स कर दो। शर्मा जी कहते हैं मैंने बोला था पे करने के लिए, मत पे कर दे, कट जाने देते कनेक्शन, मैं आपको कोई पैसा पे करने वाला नहीं हूं। अब जो है यहां पर जरा बताइए कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक बार पॉइंट पढ़ा था, पेमेंट बाय अ पर्सन, वो कैसा पर्सन था, इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, याद है कि नहीं। एक केस था जिसके अंदर एक पर्सन लैंडलॉर्ड था, उसने अपने टेनेंट को प्रॉपर्टी दी हुई थी, उस प्रॉपर्टी पर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट ने ये कह दिया गया अगर हमारे लैंड रेवेन्यू पे नहीं किए तो इस लैंड को ऑक्शन करके जाएगा। और फिर क्या किया था, टेनेंट ने वो पैसा पे कर दिया। किसके बिहाफ पे, अपने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे। और फिर उसने अपना पैसा लैंडलॉर्ड से मांगा, आपके बिहाफ पे लैंड रेवेन्यू पे कर दिया है, लाओ पैसा दो। उस पेमेंट में हमने एक बात सीखी थी कि अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब तो ये पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज ये पेमेंट नहीं की जाएगी। 4 कंडीशन कौन सी थी, कि पेमेंट इज मेड टू थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट को पे किया उसने, द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पेमेंट इज मेड ही वॉज लायबल टू पे, क्या लैंडलॉर्ड उसको पे करने के लिए लायबल था, यस। द पर्सन हु इज पेइंग द मनी मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द पेमेंट, यस। टेनेंट का भी इंटरेस्ट था, क्योंकि अगर वो पेमेंट ना करता तो उसके हाथ से लैंड निकल जाता और वो बेचारा अपना कैसे काम करता। लास्ट पॉइंट था, पेमेंट वॉज मेड अंडर कोअर्सिव प्रोसेस, इट वॉज नॉट वॉलंटरली डन, अपनी इच्छा से उसने पे नहीं किया, दबाव में आकर किया। टेनेंट ने ऐसा ही तो किया था, उसकी अपनी इच्छा थोड़ी थी पे करने की, बट मजबूरन उसे पे करना पड़ा क्योंकि उसके हाथ से ये लैंड निकल जाता। ठीक बात है कि नहीं। जरा ये बताइए, इन सभी बातों के हिसाब से अगर हम वर्मा जी का केस देखें तो क्या मिस्टर वर्मा ने ये जो पेमेंट की है अपने इंटरेस्ट के लिए की है, नो। तो फिर ये पैसा कैसे रिकवर किया जाए। पेमेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जो कि लायबल था पे करने के लिए, लेकिन वर्मा जी का अपना इंटरेस्ट यहां पर कोई नहीं था, इसीलिए हम इसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। अब बताइए, क्या ये पैसा रिकवर कर पाएंगे शर्मा जी से। हम कहेंगे कि यहां पर हालांकि इनका कोई खुद का इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इंटरेस्ट किसका था, इस पर्सन का,
तो जब एक पर्सन दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेमेंट कर दे और उस पोजीशन में करे कि जैसे उससे कम्युनिकेट करना पॉसिबल ही ना हो। मैंने आपको बताया था कि शर्मा जी तो अपना फोन घर छोड़ गए थे कि रोमिंग ना लग जाए, तो ये नहीं, कम्युनिकेशन ना होने के कारण इसने अपनी जेब से वैसा पे किया। ये जो पर्सन है वर्मा जी, ये कौन है? ये है एजेंसी बाय नेसेसिटी के एजेंट। कौन बन गई है? ये है एजेंसी बाय नेसेसिटी। क्यों? आइए इसके रीजन पढ़ लें। पेज नंबर 198, पॉइंट नंबर 3, और शुरुआत ही किससे हो रही है? अंडर अर्जेंट सर्कमस्टांसेस। ओके, एजेंसी बाय नेसेसिटी। अंडर अर्जेंट सर्कमस्टांसेस द लॉ कॉन्फर्स अ राइट ऑन अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अनदर। अर्जेंसी यहां पर थी क्या नहीं थी? पेज नंबर 198, क्या यहां एजेंसी थी या नहीं? बताइए फटाफट। अर्जेंसी, अर्जेंसी 2 दिन में कट जाता कनेक्शन। यस, थी। द लॉ कॉन्फर्स अ राइट ऑन अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अनदर इन ऑर्डर टू सेव द अदर पर्सन फ्रॉम लॉस। क्या मिस्टर वर्मा शर्मा जी को लॉस से बचाना चाहते थे कि नहीं? यस। Such agency is called agency by necessity. To make a contract of agency by necessity, following conditions must be satisfied. मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में कुछ और ही लिखा है, should satisfy following conditions. लिख दीजिए, to make a contract of agency by necessity, following conditions should be satisfied. Point number A. There should be an actual necessity to act on behalf of the other person. Yes, necessity तो थी। अगली बात, the agent was not in a position to communicate with the principal. Yes, वो communicate नहीं कर पा रहा था। The act was done to protect the interest of the principal. हाँ, शर्मा जी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इन्होंने काम किया। The agent The act of an agent was bona fide. गुड फेथ में किया था या अपने फायदे के लिए किया था? गुड फेथ में। The agent must have acted as a man of ordinary prudence would have acted in his own case. अगर ये इनका अपना केस होता तो क्या ये बिजली का बिल जमा नहीं कराते? बिल्कुल कराते। So this is agency by necessity. ठीक है जी, आइए आगे चलें। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जब कोई दूसरा पर्सन एजेंट बन जाता है, कैसे? इंसॉल्वेंसी के केस में जरा ये बताइए कि सारे के सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? ऑफिशियल असाइनी। तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक पर्सन दूसरे का एजेंट बन जाता है। अब आती है लास्ट टॉपिक की बारी आज के, और वो है एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रैटिफिकेशन। ये है एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। मान लीजिए कि पार्टनरशिप का ये केस है। आप जानते हैं ना कि पार्टनर्स की अथॉरिटी दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते। ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स है। इन पूरी की पूरी फर्म में आपको याद होगा कि पार्टनरशिप में होता क्या है? कैसी एजेंसी होती है? म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी रिलेशनशिप है या नहीं है? यस है। और हर पार्टनर की अथॉरिटी भी दी जाती है, जिसे पार्टनरशिप डीड में भी लिख दिया जाता है। वो एक्सप्रेस अथॉरिटी है, अदरवाइज वो क्या कहलाती है? इंप्लाइड अथॉरिटी। पढ़ चुके हम ये बात।
मान लीजिए कि ए को एक अथॉरिटी दी गई, क्या करने की? क्रेडिट परचेज करने की। क्रेडिट परचेज करने की पावर है उसकी 10 लाख रुपए। पूरी फर्म ने उसको अथॉरिटी दी है कि आप बिना किसी और से पूछे 10 लाख रुपए की चीज उधार में खरीद सकते हैं। अब मिस्टर ए ने किया क्या? ए ने मिस्टर डी, जो कि इनके सप्लायर थे, गुड्स परचेज की फर्म के लिए, और वो भी क्रेडिट पर 15 लाख रुपए की। बताइए जरा, इसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया कि नहीं? इस 10 लाख रुपए तक के लिए तो कम पूरी की पूरी पार्टनरशिप लायबल है, हां या ना? फर्म लायबल है, लेकिन बचे हुए 5 लाख के लिए कौन पर्सनली लायबल है? ए लायबल है। ए पर्सनली लायबल माना जाएगा, यानी ये जो अथॉरिटी है एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए की, ये उसे मिली नहीं थी, हां या ना? इसके लिए पूरी फर्म लायबल है, यानी मिस्टर ए को 10 लाख रुपए के लिए एजेंट माना जाएगा। सुनिए ध्यान से, पहले फर्म अगर लायबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म इस 10 लाख रुपए की उधार की परचेज के लिए मिस्टर ए को अपना एजेंट मानती है और अपने आप को लायबल मानती है। लेकिन उससे ऊपर की गई परचेज के केस में फर्म इज नॉट लायबल। ठीक बात है कि नहीं? फर्म इज नॉट लायबल, यानी इन केसेस में फर्म मिस्टर ए को अपना एजेंट नहीं मानती, हा या ना? यस। अब ए ने बी और सी से बात की, पूरी की पूरी फर्म इन तीनों को मिला के ही तो है। बी और सी से बातचीत करने पर ए ने बताया कि भाई ये जो उधार पर परचेज आपको मैं लेकर दे रहा हूं, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहली बात ये कि ये जो उधार पर परचेज की है, इसमें हमें नॉर्मली क्रेडिट मिलता है 3 महीने का। मिस्टर डी से मेरी बातचीत हुई है, वो हमें उधार देने को तैयार है 6 महीने का, 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अभी आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की क्या होने वाली है? डिमांड बढ़ने वाली है, सप्लाई कम हो जाएगी। क्या किया जाएगा? हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। आप क्यों इसे परचेज करने का ऑर्डर नहीं दे रहे थे? बी और सी ने जब ये बात सुनी तो बी ने सी ने कहा कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। बी और सी ने इसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया। क्या कर दिया? क्या बोलते हैं इसे? अप्रूव कर देना। किसके एक्ट को रेटिफाई किया? मिस्टर ए के। हालांकि ये काम उसकी अथॉरिटी में नहीं था, लेकिन बी और सी ने इसके द्वारा किए गए काम को अब अप्रूव करके, यानी इस 5 लाख रुपए के लिए भी इसे अपना एजेंट मान लिया। यानी एक बार रेटिफिकेशन हो गया, अप्रूवल हो गया, यानी नाउ फर्म इज ऑल्सो लायबल फॉर व्हाट? ₹5 लाख। यानी इन्होंने इस 5 लाख रुपए के लिए भी अब ए को अपना एजेंट मान लिया। क्या बन गया ये? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। क्या बन गया? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। आइए फटाफट से पढ़ें, पहले लिखेंगे बाद में। When the acts are done by one person on behalf of another without his knowledge or consent, जरा बताइए, क्या इस 5 लाख रुपए के लिए ए ने कंसेंट लिया था बी और सी का? नो। क्या उनकी नॉलेज में था? नो। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन गिव्स एन ऑप्शन टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट इज डन। किनको ऑप्शन मिला? बी और सी को। इनके पास ऑप्शन का मतलब ये चाहें तो उसे अप्रूव करें, चाहें तो अप्रूव ना करें। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन गिव्स एन ऑप्शन टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट इज डन either to adopt the act by ratification or to reject it. If he decides to accept the act done without his consent, क्या?
बी और सी ने अगर रेटिफाई करने के लिए डिसाइड कर लिया तो क्या होगा? He is said to have ratified the act and an agency by ratification comes into existence. A ratified act binds the principal in the same way as if the acts have been performed under his authority and on his behalf. ठीक बात है, समझ आ गई सबको ये बात? लेकिन इन रेटिफिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा इन्हें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेटिफिकेशन आया तो रूल्स के बिना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहली बात, ये एक्ट जिसने किया उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके किया, हाँ या ना? लेकिन किया किसके बिहाफ पर? पूरी फर्म के बिहाफ पर किया। ठीक बात है कि नहीं? और जिन लोगों के बिहाफ पर किया वो उस समय एग्जिस्ट करते थे। ठीक बात है? और इन लोगों ने जब रेटिफाई किया तो पुराने एक्ट को रेटिफाई किया, यानी वो एक्ट ऑलरेडी पुराने वक्त में हो चुका था, हाँ या ना? ऐसा ही होता कि नहीं? और रेटिफाई करने के बाद ये उन एक्ट्स के लिए लायबल माने जाएंगे। ठीक बात है? और ये रेटिफिकेशन किस डेट से माना जाएगा? मान लीजिए अप्रूवल दिया इन्होंने 10 जनवरी 2010 को, और गुड्स जो इसने परचेज की थी ये वाली क्रेडिट पे, ये परचेज की थी 1 जनवरी 2010 को। बताइए ये ट्रांजैक्शन किस डेट से वैलिड मानी जाएगी? 1 जनवरी 2010 से वैलिड मानी जाएगी। यानी रेटिफिकेशन अप्रूवल कैसे इफेक्टिव होगा? रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक बात है कि नहीं? रेटिफिकेशन कैसे होगा? रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है जी, आइए पढ़ें रूल्स ऑफ रेटिफिकेशन। लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, एजेंट मस्ट हैव एक्टेड फॉर अ प्रिंसिपल हु इज आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इन हिज ओन बिहाफ। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। पर्सन मेकिंग रेटिफिकेशन वॉज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एक्ट, ये भी हम कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, द प्रिंसिपल मस्ट हैव contractual capacity both of contract and at the time of ratification. Very important. Number 4, ratification must be done within reasonable time. और एक बात, रेटिफिकेशन होने के बाद 10 तारीख को इसका कम्युनिकेशन किसे कर दिया गया? मिस्टर डी को। मिस्टर डी, हालांकि आपने 15 लाख की परचेज हमसे सेल हमें कर दी है, ए ने आपसे उधार पे खरीदा 15 लाख का, लायबिलिटी उस समय थी 10 लाख, हम 10 लाख से ज्यादा नहीं देते, मिस्टर डी इसके लिए पर्सनली लायबल होते, फर्म इज नॉट लायबल। लेकिन हमने अब क्या कर दिया? इसे अप्रूव कर दिया है, इसीलिए हमारी पूरी फर्म इसके लिए लायबल होगी। ये कम्युनिकेशन किसे करना पड़ेगा? डी को। Ratification must be communicated to the party who is sought bound by the act done by the agent. To whom we want to make bound? Mr. D. Ratification can be of the acts which the principal had the power to do. क्या B और C के पास इसकी पावर थी? बिल्कुल थी। Ratification would take effect retrospectively from the back date. जैसे कि 1 जनवरी से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया। Ratification must be of the whole act and not of a part of the act only. यानी वो ये नहीं कह सकते जी 15 नहीं हम तो 12 मान लेते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर रेटिफिकेशन करना है तो पूरा करना पड़ेगा, आधे अधूरे रेटिफिकेशन की वैलिडिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, ratification of the acts of an agent cannot be such as to create any liability to third party or cause any injury or damage to third party. ध्यान रखिए, किसी भी हाल में इस रेटिफिकेशन से थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि इन्होंने सोचा कि यार हमने तो इससे 10 लाख की बात की थी, वो ठीक है, लेकिन बी और सी एक मिस्टर एक्स
से क्रेडिट परचेज का कॉन्ट्रैक्ट और करवाए। इन्होंने कहा जी हमने भी 8 लाख रुपए का क्रेडिट परचेज करने का वादा किससे कर दिया है? एक्स से। एक्स भी हमारा एक दूसरा सप्लायर है। चलो एक काम करते हैं, मिस्टर डी के द्वारा बेची गई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिस्टर एक्स को बोल दो जी हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब जरा सोचो कि इससे क्या थर्ड पार्टी को नुकसान होगा या नहीं। अगर इस रेटिफिकेशन से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे केस में रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। आइए ध्यान से पढ़ें इसे। पॉइंट नंबर 9 अगेन, ratification of the acts of an agent cannot be such as to create any liability to third party or cause any injury or damage to third party. Is this clear? आइए आगे चलें। Ratification must be done with the full knowledge of the facts. किनको knowledge होनी चाहिए? B और C को। किसके बारे में? उस एक्ट के बारे में जिसे वो